बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैथोलॉजी ब्लॉक 1 की। अब चूंकि ये सब्जेक्ट है तो माइनर, लेकिन इसमें से आपका एससीक्यू भी आता है और एमसीक्यूज भी काफ़ी आते हैं, तो मार्क्स के हिसाब से एक मेजर सब्जेक्ट ही बन चुका है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम इसमें जितने भी आपके पॉसिबल एससीक्यूज हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, सारे एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल इंजरी। अब सेल इंजरी क्या होती है? व्हेनेवर सेल्स आर एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस और हार्मफुल स्टिमुलाई बियॉन्ड देयर अडेप्टिव कैपेसिटी, मतलब सेल्स की बर्दाश्त से ज्यादा, उनकी अडेप्टिव कैपेसिटी से ज्यादा जब भी उन पे स्ट्रेस आएगा तो सेल इंजर होंगे, मींस हमारे पास सेल इंजरी होगी। अब सेल इंजरी में होता क्या है कि या तो फंक्शनल चेंजेस आ जाती हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं या बोथ चेंजेस आ जाती हैं सेल में। ठीक है। अब इसकी हम अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। पहली होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि रिवर्सिबल होगी, मतलब माइल्ड इंजरी होगी और सेल्स रिकवर कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं, तो ये याद रखनी है कि पहली है सेलुलर स्वेलिंग। क्या देखने को मिलेगा रिवर्सिबल सेल इंजरी में? सेलुलर स्वेलिंग या फैटी चेंज, मतलब जो सेल्स की फैट की कंपोजिशन है उसके अंदर एक चेंज। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स लाजमी याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाती है फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेम नेम सजेस्ट कर रहा है कि इरिवर्सिबल है, तो ये वापस सेल ठीक नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी का दूसरा नाम है सेल डेथ। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, जो कि एक मेजर टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, जो हम नेक्स्ट जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब सेलुलर इंजरीज हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनेलिस को डैमेज हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो सकता है, राइबोसोम्स को डैमेज हो सकता है। ठीक है। गोल्गी ऑपरेटस को डैमेज हो गया, मतलब किसी भी ऑर्गेनेली को अगर डैमेज हो गया तो दैट इज सब सेलुलर इंजरी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट चूंकि इंक्लूडेड हम देखेंगे कि कॉजेज क्या क्या है। तो कॉजेज में हाइपोक्सिया हो सकता है, मतलब अगर ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड कम मिल रहा है तो सेल को न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, और जब सेल को न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं तो सेल की इंजरी होगी। देन फिजिकल एजेंट्स, ट्रॉमा, रेडिएशन, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक शॉक, इस किस्म की चीजें भी ऑब्वियसली दे विल इंजर द सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर केमिकल एजेंट्स, पॉइजन हैं, अल्कोहल हैं, या कुछ ड्रग्स जो सेल इंजरी को कॉज करते हैं। देन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, यू ऑल नो कि ये क्या करते हैं, ये भी आपके सेल को इंजर करते हैं। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं इनकी वजह से भी सेल इंजरी होती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी अकर हो रही है। देन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो सेल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो अल्टीमेटली सेल डेथ होगी, मतलब सेल इंजरी होगी। अब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस कैसे हो सकता है? मेल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसीज। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा, अब यहां से हमारा ना एक मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ एससीक्यू। ठीक है। तो अब सेल इंजरी के अंदर हम देखेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? मैंने पहले ही बताया था कि इट इज एक्चुअली सेल डेथ। अब सेल डेथ की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है एपोप्टोसिस और एक है नेक्रोसिस। अब ये दोनों कैसे डिफर करती हैं, इसके लिए अगर सिर्फ तीन वर्ड्स में मैं आपको ना कोशिश करूंगा कि ये समझ आ जाए। एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस एक्चुअली एक प्रोग्राम्ड रेगुलेटेड सेल डेथ होती है। मतलब बॉडी अपनी मर्जी से इसको प्रोग्राम करती है, इसको रेगुलेट करती है और अल्टीमेटली सेल डेथ करवाती है, और इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती। अच्छा, नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस के अंदर एक तो बॉडी की मर्जी शामिल नहीं है। अपोप्टोसिस में बॉडी की मर्जी शामिल है, बॉडी खुद सब रेगुलेट कर रही है। यहाँ कुछ रेगुलेटेड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, पैथोलॉजिकल है, मतलब किसी डिजीज के रिस्पॉन्स में हो रहा है सब, और इन्फ्लेमेशन भी हो रही है।
तो बड़ा बेसिक सा फर्क है और बड़ा एक क्लियर सा फर्क है कि अपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड है, बॉडी की विल से हो रहा है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो पैथोलॉजिकल है। अब इसके अंदर अगर हम ये तो बड़े बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया ना, हमारा चूंकि ये एससीक्यू आ जाता है तो हमने इसके डिटेल डिफरेंस भी देखने हैं, तो चले देखते हैं। एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। सबसे पहले एपोप्टोसिस क्या होता है, पहले ही जो मैं बात बता चुका, प्रोग्राम्ड होता है, रेगुलेटेड होता है, जबकि नेक्रोसिस अनकंट्रोल्ड और एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। सेकंड, इसके कॉज। अब जो नेक्रोसिस है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होगा, जबकि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल क्यों होगा, अभी तो हमने पढ़ा कि ये प्रोग्राम्ड होता है, बॉडी की मर्जी से होता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक डिजीज आई और उस डिजीज ने आपके कुछ सेल्स को नुकसान पहुंचा दिया। अब वो सेल्स को नुकसान पहुंच चुका है तो उस सेल्स को बॉडी क्या करेगी, अपनी मर्जी से प्रोग्राम करके उन सेल्स की डेथ करवा देगी। तो कॉज पैथोलॉजिकल था लेकिन बॉडी ने खुद प्रोग्राम किया, जबकि नेक्रोसिस में उल्टा हिसाब है, डिजीज आई और उस डिजीज ने फॉर एग्जांपल कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए और उन टॉक्सिन्स की वजह से सेल डेथ हो रही है। बॉडी बचाना चाहती है लेकिन डेथ हो रही है, यहाँ बॉडी डेथ खुद करवा रही है। देन हमारे पास आ जाता है एनर्जी। तो एपोप्टोसिस एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, बॉडी की इसमें एटीपी खर्च होती है, जबकि नेक्रोसिस के अंदर एटीपी की डिप्लीशन हो रही होती है। ठीक है, नेक्रोसिस के अंदर कोई ये एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, देन सेल साइज की अगर बात करें तो एपोप्टोसिस के अंदर सेल श्रिंकेज इज कॉमन, जबकि नेक्रोसिस के अंदर सेल स्वेलिंग। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपके पास ऑप्शंस होंगी और पूछा जाएगा कि एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, तो सेल श्रिंकेज होती है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, तो नेक्रोसिस के अंदर तो रप्चर हो रही होती है ना, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर सेल मेम्ब्रेन इंटेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन उसमें ब्लेब्स बन जाते हैं। ब्लेब्स क्या होते हैं, यूं समझे जैसे छाले होते हैं ना, उस तरह के बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें अल्टीमेटली चीजें आपस में लिंक होती हैं। देखें जब सेल स्वेलिंग हो रही है, सेल साइज में हमने पढ़ा था ना कि सेल स्वेलिंग हो रही है तो अल्टीमेटली रप्चर ही होगा, लेकिन यहां हमने क्या देखा कि श्रिंकेज हो रही है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन पे कोई वो इंटेक्ट रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूक्लियर चेंजेस कैसे आएंगी, तो न्यूक्लियर चेंजेस यहाँ पे क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है और फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, मतलब पहले वो कंडेंस करेगा एंड देन फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। जबकि नेक्रोसिस के अंदर जो है ना वो तीन टर्म्स हैं, पेक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस। अब ये तीन टर्म्स क्या होती हैं, आइए जरा इनको देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली टर्म हमने देखी है पेक्नोसिस, इट इज एक्चुअली के न्यूक्लियस श्रिंक करेगा और डार्क हो जाएगा। क्या होगा, न्यूक्लियस श्रिंक करेगा और डार्क हो जाएगा। अच्छा, कैरियोहेक्सिस में क्या होता है, कैरियोहेक्सिस में होता है कि न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, जबकि कैरियोलाइसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस फेड और डिसअपियर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखें, सबसे पहले श्रिंकेज, ठीक है, उसके बाद ब्रेकेज और उसके बाद डिसअपियर। तो अब अगर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूं, दैट इज एक्चुअली कैल्शियम इनफ्लक्स। तो कैल्शियम इनफ्लक्स याद रखना है कि एपोप्टोसिस में तो कंट्रोल्ड होगा, जबकि नेक्रोसिस के अंदर ये अनकंट्रोल्ड होता है। कैल्शियम इनफ्लक्स से क्या मुराद है, सेल के अंदर जो कैल्शियम आएगा, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड इनफ्लक्स। ठीक है, तो वो कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड होगा वो हमने देख लिया एज अ डिफरेंस। उसके बाद इन्फ्लेमेशन, अब ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती ही नहीं, जबकि नेक्रोसिस के अंदर ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट। देन क्या सराउंडिंग टिश्यूज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, तो एपोप्टोसिस में तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉडी बड़ी प्रिसाइजली इसको रेगुलेट कर रही है, जबकि नेक्रोसिस के अंदर सेकेंडरी टिश्यू डैमेज भी हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पैथोलॉजिकल कॉज है। उसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट चीज देखें तो वो है कि इसका एक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट क्या होता है। तो जो एपोप्टोसिस है वो या तो बेनिफिशियल है या न्यूट्रल है, मतलब कोई नुकसान नहीं है, जबकि नेक्रोसिस ऑब्वियसली इट इज हार्मफुल। एंड लास्ट पे हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, सबसे पहले एपोप्टोसिस में आपको पता है जब आपकी फिंगर्स डेवलप हो रही होती हैं तो फिंगर्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। अब वो जो फ्यूज्ड होती हैं तो उनके दरमियान जब वो क्लीव होती हैं तो सेल्स की डेथ होती है, उनके जो बीच में सेल्स होते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हार्मोन विड्रॉवल,
ठीक है। अब जब हार्मोन फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन है, ठीक है, अब जब मेनोपॉज में होती है एक वुमेन तो उसके अंदर वो हार्मोन कम हो रहा होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई सेल ऐसा है जो कि डैमेज हो चुका है ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल रीजन जो मैंने बताया था, तो उसकी भी जो बॉडी प्रोग्राम करके सेल डेथ कराए। उसके अलावा नेक्रोसिस में क्या हो सकता है, स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, या कोई बैक्टीरियल या वायरस प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनकी वजह से जो होता है वो होता है नेक्रोसिस। अभी एक आपके पास क्लियर टेबल है, अगर एससीक्यू आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी इसके अंदर कवर्ड हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। अब अगेन दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन से टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है और एग्जांपल्स क्या है, सारी चीजें जो मैं आपको करा रहा हूं वो टेबल्स की फॉर्म में इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि करवाऊं ताकि आपके लिए याद रखने में आसानी हो। ठीक है, अब जो ये मैं टेबल की फॉर्म में करा रहा हूं ना, ये आपको ऐसे टेबल की फॉर्म में आएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसे आए, ठीक है। आपको एक भी पूछा जा सकता है, आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का पूछा जा सकता है, आपको फैट नेक्रोसिस का पूछा जा सकता है, ठीक है, एससीक्यू के अंदर उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एग्जांपल्स। तो आपको याद रखने के लिए टेबल है, ठीक है, लेकिन इसमें से अगर कुछ भी आ जाता है तो आपके पास उसकी 3 हेडिंग्स बन जाएंगी, उसकी डेफिनेशन, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और उसकी एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोएगुलेटिव में क्या होता है। कोएगुलेटिव के अंदर याद रखना है कि जो टिश्यू आर्किटेक्चर होता है वो प्रिजर्व होता है। अब क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखें, फॉर एग्जांपल ये आपका एक टिश्यू है, ठीक है, लेट मी चेंज टू पेन, ठीक है, ये आपका एक टिश्यू है। अब इस टिश्यू के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, प्रोटीन डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो आउटलाइन है, ठीक है, या जो आर्किटेक्चर है वो इनिशियली प्रिजर्व रहता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि सेल की जो आउटलाइन है वो विजिबल होगी अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर में देखें, जबकि इनसाइड जो न्यूक्लियर है दैट इज लॉस्ट। तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको आउटलाइन तो नजर आएगी, न्यूक्लियर नजर ही नहीं आएगा। अब इसकी एग्जांपल कैसी है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब ये एग्जांपल्स एमसीक्यूज में फेवरेट जो है ना, उस एग्जामिनर की चॉइस उनमें से एक है, ठीक है। वो एग्जांपल दे देता है और कहता है नेक्रोसिस की कौन सी टाइप है। देन हमारे पास आ जाती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है कि जो डेड टिश्यू है वो लिक्विड मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको मोर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसे नजर आएंगे, आपको लिक्विड टिश्यू नजर आएगा, सॉफ्ट टिश्यू नजर आएगा, एंड देयर वुड बी पस फॉर्मेशन। पस इज एक्चुअली इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब ये कब होता है, तो इट इज जो आपसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है ना, वो ब्रेन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कि ब्रेन की आपको एग्जांपल दी जाएगी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लिनिकल सिनेरियो बना के दिया जा सकता है, ठीक है, कि जी एक पेशेंट आया एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसमें ब्रेन का जिक्र होगा कि ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने फौरन आंखें बंद करके क्या लगा देना है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैसियस नेक्रोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना चीज लाइक अपीयरेंस हो जाती है। कैसी अपीयरेंस हो जाती है, चीज लाइक अपीयरेंस, ठीक है, सी फॉर चीज। अब अगर हम इसके मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें तो दैट आर ग्रेन्युलर डेब्रिस एंड ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है, ये ना आप सेकंड ईयर में जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या होता कुछ इस तरह से है कि जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन पार्टिकल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तो जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, लिम्फोसाइट्स भी फ्यूज कर जाते हैं, और वो फ्यूज कर करके एक समझे स्ट्रक्चर बना लेते हैं दैट इज नॉन एज ग्रेन्युलोमा, ठीक है। और वो जो है वो फिर उस बैक्टीरिया को या उस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करता है और उसको देन न्यूट्रलाइज करता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, टीबी या फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फंगल इन्फेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा तो टीबी पूछा जाएगा, ठीक है, कि टीबी में कौन सी होती है। देन आ जाता है फैट नेक्रोसिस। नेम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर फैट सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, और फैट सेल्स की डिस्ट्रक्शन कैसे होगी, लिपेज के एक्शन से। लिपेज क्या है, इट इज एक्चुअली एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो अब अगर हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली फैट है तो आपको चौकी वाइट एरियाज नजर आएंगे, और इसकी एग्जांपल फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। अब पेंक्रियाटाइटिस के अंदर देखें,
जो लिपेज है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय इन बल्क क्वांटिटी पेंक्रियाज। तो जब पेंक्रियाटाइटिस होगा तो ये एंजाइम फ्रीली रिलीज हो जाएगा और वो फैट सेल्स की डिस्ट्रक्शन करेगा। देन आ जाता है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अब ये क्या है, ये है बेसिकली बहुत ज्यादा इस्कीमिया हो गया, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, लिम्स के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी दो टाइप्स है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक्चुअली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा, जबकि वेट गैंग्रीन में क्या हो रहा होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा होता है। तो हमने इसको इसी कैटेगरी में क्यों नहीं पढ़ लिया, क्योंकि ये डिफर करता है उनसे। कैसे डिफर करता है, फर्स्ट इट इज ड्यू टू इस्कीमिया एंड सेकंड इट इज यूजुअली इन लिम्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल डायबिटिक फुट, आप सबको ये पता होगा, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर पाँव की उंगलियों के दरमियान अमूमन एक जख्म होता है, वो फिर बढ़ता जाता है, वहां नेक्रोसिस हो जाता है, तो दैट इज एक्चुअली टाइप ऑफ वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अच्छा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस के अंदर जो फिब्रिन है वो डिपॉजिट, फिब्रिन की तरह के डिपॉजिट होने लग जाते हैं वेसल के वॉल्स के अंदर, और उसकी वजह से नेक्रोसिस होता है। तो इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, इसके अंदर मोर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर आपने याद रखना है ब्राइट पिंक वेसल वॉल्स होंगी जब आप स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स क्या है, रूमेटिक फीवर या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है इस टेबल के अंदर से एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूरा टेबल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये जो पहली 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, इसके मोर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस के ना दो पाथवेज हैं, डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे नहीं, बल्कि पहले हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखें, होगा कुछ इस तरह से कि कोई ऐसा रिसेप्टर आएगा, क्योंकि बॉडी प्रोग्राम कर रही है, ठीक है। तो बॉडी जो है वो ऐसे हार्मोन सेंड करेगी, ऐसे लिगेंड्स भेजेगी, जो आकर रिसेप्टर जो होंगे सेल के उन पे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या मैंने बताया बॉडी सेल के ऊपर ना आपके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं बहुत सारे, आपको पता है। अब उनमें से कुछ ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो एपोप्टोसिस के लिए मखसूस होते हैं। अब उन रिसेप्टर्स के ऊपर जब आ करके इंटरेक्ट करेगा उनका सबस्ट्रेट, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक इंटरेक्शन बनेगा, और उससे क्या होगा, उससे कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी जिनको कहते हैं अडेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है। अब जी अडेप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गई। अब ये अडेप्टर प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये जाकर कैस्पेस एक्टिवेशन करा देंगी। कैस्पेस क्या है, कैस्पेस एक्चुअली ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो आपके जो एपोप्टोसिस है उसको अंडरगो करता है, मतलब जो अल्टीमेटली सेल की डेथ कराएंगी, ठीक है। तो उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, और उससे फिर क्या होगा, ये कैस्पेस एक्टिवेशन फर्दर क्या करेगा, ये जो ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, ये एक तो स्केलेटन का साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन शुरू कर देंगे, और दूसरा एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन करेंगे। और एंडोन्यूक्लियस फिर क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस जाकर न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली हम देखें कि क्या हुआ, सबसे पहले रिसेप्टर था पड़ा हुआ, ठीक है, रिसेप्टर के साथ आकर इंटरेक्शन हुआ, उसके से अडेप्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट हुई, फिर कैस्पेज एक्टिवेशन हुई, उसके बाद उस कैस्पेज जो वो जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एक्टिवेट हुए थे उन्होंने साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन कराया, और दूसरा एंडोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन कराई, और इस एंडोन्यूक्लियस ने फिर न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कुछ इस तरह से होगा कि सेल की इंजरी हुई है, ठीक है। अब उस सेल की इंजरी की वजह से, ठीक है, ये सेल की इंजरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पैथोलॉजिकल केसेस भी होते हैं जिसमें अपोप्टोसिस होता है। तो अब इसमें क्या होगा, देखें, सेल के अंदर जो है डीएनए डैमेज हो चुका है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग है, ठीक है, या ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉवल हो गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में BH3 सेंसर्स होते हैं सेल के अंदर,
अब इसको इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर पड़े हैं। इसको एक्सट्रिंसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर से रिसेप्टर्स पे आकर के इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब ये BH3 सेंसर्स, ये भी प्रोटीन्स हैं बेसिकली, दीज ऑल आर प्रोटीन्स। ये क्या करेंगी? ये सेंस कर लेंगी इन चीजों को कि क्या कहीं प्रोटीन मिसफोल्डिंग तो नहीं, क्या कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं। अगर इनको लगा है तो ये क्या करेंगी? ये जाकर BCL2 फैमिली को एक्टिवेट कर देंगी। BCL2 फैमिली में BAX होती है, BAK होती है। यू डोंट नीड टू नो ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि आपके लेवल पर ये बहुत है। अब ये जाकर के क्या करेंगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया को इंड्यूस करेंगी कि वो रिलीज करे साइटोक्रोम C और बाकी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का क्या काम है? इनका काम भी यही एपोप्टोसिस कराना है, और साइटोक्रोम C जो है वो भी एपोप्टोसिस के अंदर हेल्पफुल होता है। तो ये जो चीजें अब माइटोकॉन्ड्रिया ने रिलीज की, फिर ये क्या करेंगी? ये कैस्पेस एक्टिवेशन कराएंगी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उससे क्या क्या होगा। तो अगर आपको आ जाता है ये SCQ के अंदर, तो आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बनी हुई चीजें, आप उनको सेम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दें या डायग्रामेटिक बना दें। ठीक है। आप कैसे फ्लो चार्ट बनाएंगे? आप लिखेंगे कि रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन हुआ है, फिर आप लिखेंगे एडेप्टर प्रोटीन्स हैं, फिर कास्पेज एक्टिवेशन, फिर आप 2 एरोज बना करके ये चीजें लिख देंगे। और इसके अंदर भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो दैट आर द पाथवेज ऑफ एपोप्टोसिस। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होती हैं? सेलुलर एडेप्टेशंस बेसिकली सेल के अंदर वो चेंजेस हैं जो सेल करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई कि सेल को लगा कि अगर उसने बचना है तो उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, तो वो अडेप्टेशंस करेगा। ठीक है। अब वो क्या क्या होती हैं? फर्स्ट, हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी। तीनों को देखते हैं। ये आपके ब्लॉक 2 के अंदर भी, उसके माइनस के अंदर भी इंक्लूडेड है। ठीक है। वहां पर बस सिर्फ मसल की जो है वो अडेप्टेशन से रिलेटेड है। अच्छा, हाइपरप्लाजिया क्या होता है? हाइपरप्लाजिया इज एक्चुअली इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। हाइपरप्लाजिया क्या है? नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज है। अच्छा, हाइपरट्रॉफी क्या है? साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज। और एट्रॉफी क्या है? साइज ऑफ सेल्स में डिक्रीज। बहुत बेसिक मतलब ये टर्म्स है। नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज तो हाइपरप्लाजिया, साइज में तो हाइपरट्रॉफिया, और साइज में डिक्रीज है तो एट्रॉफी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अगर हम हाइपरप्लाजिया की बात करें तो ये कब होती है? जब कभी हार्मोन लेवल्स एबनॉर्मल हो, या फिर स्ट्रेस हो या ट्रॉमा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉडी के जो सेल्स के नंबर है उनमें इंक्रीज होने लग जाता है। सेकेंडली, हाइपरट्रॉफी कब होती है? हाइपरट्रॉफी हो सकती है कार्डियक, जिस तरह हाइपरटेंशन है। ठीक है। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि जो हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट का जो मसल है उसके सेल्स क्या करेंगे? वो इंक्रीज कर जाएंगे नंबर के अंदर। ठीक है। क्योंकि हाइपरटेंशन है, उनको फोर्स ज्यादा जनरेट करनी है। ठीक है। तो इस तरह से। और एट्रोफी कब हो सकती है? नर्वस इनर्वेशन नहीं रही, ब्लड सप्लाई नहीं रही, या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही, तो एट्रोफी हो सकती है। तो ये तो हमने पढ़ लिए पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अच्छा, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली भी बॉडी में ये सब हो रहा होता है। तो अगर हम हाइपरप्लाजिया में देखें तो सबसे पहले तो प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तो हॉर्मोन्स के रिस्पांस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और सेकंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल के अंदर जब भी वो साइकिल अपने प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर होता है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम हाइपरट्रॉफी में देखें तो हाइपरट्रॉफी के अंदर ये सब कब हो सकता है? जब बॉडी बिल्डिंग हो, उस दौरान साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा होता है, या जब प्रेगनेंसी हो तो यूट्रस के जो सेल्स होते हैं उनका साइज इंक्रीज कर जाता है। उसके अलावा एट्रॉफी एजिंग के साथ, या अगर वर्कआउट डिक्रीज हो जाए तो सेल के साइज के अंदर डिक्रीज आने लग जाता है। तो ये हमने देख लिया सेलुलर अडेप्टेशन की 3 मेन कॉजेज: हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी। एक और है, वो क्या है? दैट इज एक्चुअली मेटाप्लाजिया। अब मेटाप्लाजिया में क्या होता है? एक एडल्ट सेल टाइप दूसरे एडल्ट सेल टाइप में चेंज हो जाती है। अब ये क्या मतलब है? इसको एग्जांपल से देखो। फॉर एग्जांपल, स्मोकर्स के अंदर क्या होता है? नॉर्मली जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, लेकिन स्मोकर्स के अंदर वो चेंज हो जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर। तो देखिए, एक एडल्ट सेल टाइप दूसरे एडल्ट सेल टाइप के अंदर चेंज हो रहा है।
ब्लैडर में क्या हो सकता है इसी तरह, अगर ब्लैडर के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो जो नॉर्मली यूरोथीलियम होता है वो किस में, जो कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम है बेसिकली, वो चेंज हो जाएगा स्क्वेमस एपिथीलियम के अंदर। तो इस किस्म की चेंजेस को क्या कहते हैं, मेटाप्लाजिया। बिफोर गोइंग फर्दर, इट इज़ अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप में से 68% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्सिफिकेशन क्या है। अब कैल्सिफिकेशन बेसिकली कैल्शियम के एबनॉर्मल डिपॉजिट्स अगर बॉडी में हो जाएं तो उनको कहते हैं। अब ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज डिस्ट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज मेटास्टेटिक। अब ये दोनों कैसे डिफर करते हैं और क्या हैं, आए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है वो कैल्शियम डिपोजिशन है डैमेज या डेड टिश्यू के अंदर, जबकि जो मेटास्टेटिक है वो है हेल्दी टिश्यू के अंदर। अगर मैं आपको बिफोर गोइंग फर्दर इनटू टेबल एक बड़ी बेसिक सी में डिफरेंस बताऊं ना, तो ये याद रखना है, जो डिस्ट्रॉफिक होता है वो होता है डैमेज इंड्यूस्ड, मतलब किसी डैमेज की वजह से वो हो रहा है, और जो मेटास्टेटिक है ना वो हो रहा होता है ड्यू टू कैल्शियम, अगर कैल्शियम की तादाद बॉडी के अंदर बढ़ जाए, ठीक है। तो ये दो हैं बेसिकली मेन डिफरेंसेस, ठीक है, जो इन दोनों के अंदर हैं। डिस्ट्रॉफिक के अंदर क्या है, डैमेज की वजह से हो रहा है, और मेटास्टेटिक के अंदर क्या है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, डिस्ट्रॉफिक के अंदर क्या कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में कोई फर्क आएगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होगा। क्या कैल्शियम के लेवल्स में कोई फर्क होगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। जबकि जो मेटास्टेटिक है यहां पर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी एबनॉर्मल होता है, जबकि जो कैल्शियम के लेवल्स हैं वो भी हाई होते हैं। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहाँ चूंकि डैमेज की वजह से सब हो रहा है तो कैल्शियम की क्वांटिटीज का इतना ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो वो नॉर्मल ही होंगे। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये होता कहाँ है, तो जो हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है वो इंजरी वाले एरियाज के अंदर हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कार्स हैं, ठीक है, या डेड पैरासाइट्स हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, क्लॉट्स हैं, ठीक है, एरिथ्रोमा है, इन्फार्क्ट्स हैं, ठीक है, सॉरी एथेरोमा है। तो इन वजहों से जो है ये हो रहे होते हैं। जबकि जो मेटास्टेटिक है वो कहाँ हो रहे होते हैं, वो होते हैं चूंकि ये हाई कैल्शियम की वजह से होते हैं तो ये उन ऑर्गन्स में होंगे जहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा है। अब चूंकि वहां ब्लड फ्लो ज्यादा है और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, तो जब ब्लड वहां से फ्लो करेगा तो वहां कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाएंगे, जैसे कि किडनीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देन ब्लड वेसल्स, फिर लंग्स हो सकते हैं, स्टमक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं इनका कॉज। तो कॉज क्या होगा, ये डैमेज की वजह से, ये सेल डेथ की वजह से होते हैं। जबकि जो मेटास्टेटिक है वो ऑब्वियसली हाइपरकैल्सीमिया की वजह से हो रहे हैं। और हाइपरकैल्सीमिया के अब अगर हम कॉजेज देखें तो वो क्या हो सकते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सेस हो जाए, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन की जब एक्सेस हो जाती है तो बोन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, और जब बोन का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है तो कैल्शियम ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है। देन विटामिन डी इश्यूज हो या किडनी फेलियर हो, ठीक है, कैल्शियम का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, कि कैल्शियम प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो इन तमाम की वजह से कैल्शियम ज्यादा होगा और उसकी वजह से मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन होगी। देन नेक्स्ट देखें, अगर हम इनका पैथोलॉजी का क्लू देखें, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कब होगा, जब डैमेज आ जाए कहीं इंजरी ड्रिवन, और ये कब होगा, जब हाई कैल्शियम हो, ठीक है। सो हमने क्या देखा, कैल्सिफिकेशन देखी। अब ये आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं दोनों चीजें, और डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछी जा सकती हैं। लास्ट एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो पहले मेटास्टेटिक की देख लें, इसके अंदर किडनी के अंदर हो जाएंगी, ठीक है, किडनी फेलियर की वजह से, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से लंग डैमेज, ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल है। जबकि जो डिस्ट्रॉफिक है उसके अंदर स्कार टिश्यू के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन या कैल्सिफाइड हार्ट वॉल्व्स, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स हमने देख ली। अब सेल इंजरी में हमारा जो लास्ट है वो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस।
इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस बहुत बेसिक चीज है। अब सेल के अंदर लिपिड्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो सकती हैं, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो सकता है। क्यों हो सकते हैं? लिपिड्स क्यों होंगे? उनका मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल है। प्रोटीन्स क्यों हो सकती हैं? अगर उनका सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो गया या ट्रांसपोर्ट में मसला आ गया। और ग्लाइकोजन क्यों हो सकता है? कि जो ग्लाइकोजन के ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसका इनटू ग्लूकोज, उनमें डिफेक्ट है। और इसकी एग्जांपल्स हैं देन लिपिड्स में फैटी लिवर इज एन एग्जांपल, प्रोटीन में रसल बॉडीज एंड ग्लाइकोजन में डायबिटीज मिलिटस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट बिकॉज इट इज इंक्लूडेड तो हमने इसको भी देख लिया। अब यहाँ पर हमारा सेल इंजरी वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे वो करेंगे माइक्रोबायोलॉजी पे। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने क्या देखना है? हमने बेसिकली देखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से कौन से देखेंगे हम? अपने सिलेबस के हिसाब से हम देखेंगे वायरस एंड बैक्टीरिया। अब स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस से। डिफरेंस एक्चुअली इनका एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस की फॉर्म के अंदर आपको इन दोनों के फीचर्स का आइडिया हो जाएगा, हमें सेपरेट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो अब हम इनके स्ट्रक्चरल सारे फीचर्स देखते जाते हैं, ठीक है। वायरस के अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, जबकि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। और वो किससे बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। अच्छा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन फिर वायरस के अंदर एब्सेंट होती है, इन्वेलप्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस वायरस में एब्सेंट है, बैक्टीरिया में भी एब्सेंट है। क्या होगा? सिर्फ न्यूक्लियोइड। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों होंगे। कौन सा साइन है बीच में? प्लस का। जबकि जो वायरस है उनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, इसी की बेस पे वायरस की फिर टाइप्स भी होती हैं, कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। देन राइबोसोम्स वायरसेस में नहीं होते, बैक्टीरिया में 70S होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एब्सेंट होते हैं। रेप्लिकेशन कैसे होती है? दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू टू। रेप्लिकेशन, जो वायरस हैं वो होस्ट की मशीनरी को यूज करके होस्ट के सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। जबकि जो बैक्टीरिया है वो बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होती है? जैसे ये एक है तो वो एक से दो बन जाएंगे, ठीक है, दरमियान में उनकी फिजन हो जाएगी। देन इनके साइज, तो वायरस स्मॉलेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया उनसे जरा बड़े होते हैं। और लिविंग है या नॉन लिविंग? तो वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर या बॉर्डर लाइन कंसीडर किया जाता है और बैक्टीरिया को लिविंग। तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसमें पूछा जा सकता है जी वायरस में राइबोसोम्स होते हैं, वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड का पूछा जा सकता है। उसके अलावा नॉन लिविंग लिविंग पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वॉल किस चीज की होती है, मेम्ब्रेन होती है या नहीं, राइबोसोम कौन सा होता है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास दो टाइप के कंपोनेंट्स आते हैं। एक होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स। एसेंशियल का क्या मतलब है? मस्ट कंपोनेंट्स। अगर ये नहीं है तो बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा। और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन से हैं? जो सब में नहीं होते बट बहुत सौ में होते भी हैं, ठीक है, या कुछ कुछ में होते हैं, ठीक है। तो वो कंपोनेंट्स जो मस्ट नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल। कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट? सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर दरमियान में न्यूक्लियोइड और राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट्स। इनकी थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं। सेल वॉल जो है वो, अब ये जब हम पूरा देख लेंगे ना इसेंशियल कंपोनेंट्स उनकी इस तरह डिटेल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स की डिटेल, तो ये जो आपका जो आपका है ना, जो आपका एलो है उसके अंदर इसमें लिखा ही हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और उसके सारे एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लेन करें। तो ये आपको एससीक्यू में भी आ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बताएं और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करें, या कुछ एसेंशियल या नॉन एसेंशियल का पूछा जा सकता है। तो अगर आ जाए तो आप टेबल फॉर्म में नहीं लिखोगे। टेबल फॉर्म इसलिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आप एसेंशियल कंपोनेंट्स लिखोगे, देन सेल वॉल की हेडिंग डालोगे, फिर उसकी कंपोजिशन, उसके फंक्शन, फिर सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन, फंक्शन। इससे आपका एक नीटली प्रेजेंटेड लगेगा, ठीक है। अब सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काम क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करता है। इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। सेल मेम्ब्रेन,
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कराना। साइटोप्लाज्म, एंजाइम्स इसमें होते हैं, मेटाबॉलिटीज होती हैं, और इसका क्या काम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। न्यूक्लियोइड, जेनेटिक कंट्रोल है, और होता कैसे है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। राइबोसोम्स का कॉम्पोजिशन क्या होती है, वही रिबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स, जिस तरह से यूकैरियोट्स में होती हैं, ह्यूमन सेल्स में होती हैं, और उसके अलावा इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो थे एसेंशियल कंपोनेंट्स। अब आ जाते हैं नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास सबसे पहले कैप्सूल, या जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये प्रोवाइड करता है वायरुलेंस। अब वायरुलेंस क्या होती है, वो हार्म जो एक बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको कहते हैं वायरुलेंस। अब उसके अलावा जो सेकंड चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज। अब एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखें, जब बैक्टीरिया ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटी होती है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर, कि वो फेगोसाइटोसिस कर सकता है इन बैक्टीरियाज का, ठीक है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये आपने अपनी फिजियो के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये कैप्सूल है या जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये उस फेगोसाइटोसिस से बचाता है, फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता। तो दैट्स व्हाई इट्स फंक्शन इज एंटी फेगोसाइटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट चले तो फ्लैजिला, और फ्लैजिला का क्या काम होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट मतलब प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, ठीक है, हमारे पास फिम्ब्री है या पिले है, ये क्या करते हैं, ये एडहेशन और कंजुगेशन के अंदर हेल्प करते हैं। देन प्लाज्मिड्स हैं, और प्लाज्मिड का क्या काम होता है, प्लाज्मिड्स का काम होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके अलावा वायरुलेंस जीन्स, ये भी ये प्लाज्मिड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज भी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है, और इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया ने न्यूट्रिएंट स्टोर किए होते हैं। देन लास्ट वन हमारे पास है एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस हो तो उनमें सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और वो उनको ऐसी हार्श कंडीशंस में, हार्श कंडीशन से बचाते हैं, ठीक है। तो अगर आप को इससे रिलेटेड ऐसी क्यों आ जाता है कि नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स बताएं, तो आप हेडिंग्स लिखेंगे और उसके बाद सब हेडिंग्स में उनके फंक्शन लिख देंगे, इसको टेबल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट वन है जिसका डिफरेंस आ सकता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, लाइक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब क्या क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एमडी कैट से पहले एफएससी, ठीक है, और इवन आई थिंक इट इज इंक्लूडेड इन फिजियो 2 ऑफ ब्लॉक 1। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में होती है। उसके अलावा जो टिकोइक एसिड है वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, जबकि ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें ग्राम स्टेन कलर, तो वो ग्राम पॉजिटिव का पर्पल होता है और ग्राम नेगेटिव का पिंक। उसके बाद पेंसिलिन को पे सेंसिटिविटी, ठीक है, इनकी जो ग्राम पॉजिटिव है वो मोर सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं पेंसिलिन से, और जो कि ग्राम नेगेटिव है वो लेस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, हमारे पास कोकाई होते हैं, बेसिलाई होते हैं, स्पाइरल होते हैं, ठीक है, कोकाई स्फेरिकल होते हैं, बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल्स देख लें, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ई कोलाई, विब्रियो, देन देयर आर कैम्पाइलोबैक्टर एंड ट्रेपोनिमा, ठीक है। तो ये आप इनको एक नजर देख लेना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आ जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। नाउ दिस कैन कम इन योर एमसीक्यू। देखें, ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले देखें, टाइम आगे बढ़ रहा है, बैक्टीरियल सेल बढ़ नहीं रहे, स्टैटिक है, इसको कहेंगे लैग फेज। उसके बाद बैक्टीरियल सेल बढ़ना शुरू हो गए, नंबर बढ़ रहा है उनका, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज। थर्ड, स्टेशनरी फेज, मतलब कि अब फिर से बैक्टीरिया की कोई भी जो नंबर है उसमें इंक्रीज नहीं आ रहा।
देन लास्ट इज डेथ फेज, और डेथ फेज के अंदर क्या हो रहा होता है, डिक्लाइन आ रहा होता है। अब इनको जरा हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो लैग फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो जब बैक्टीरिया जो है वो अडेप्ट कर रहा होता है, अपने इंजाइम सिंथेसिस कर रहा होता है रिप्रोडक्शन के लिए। लॉग फेज में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन और मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे हमने देखा। उसके बाद स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ तो कर रहे होते हैं यहाँ पर, लेकिन साथ साथ डेथ भी हो रही होती है, और ग्रोथ और डेथ इक्वल हो जाते हैं। एंड देन लास्ट इज डेथ फेज के जो बैक्टीरिया हैं उनकी यहाँ डेथ हो रही होती है। और सो दिस कैन कम, और अगर ये आ जाता है तो आप ये ग्राफ बना देना, देन इसको हेडिंग्स लिखना और उसके बाद उन हेडिंग्स के अंदर ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है हमारे पास। सबसे पहले है ट्रांसमिशन, एक बैक्टीरिया कैसे एक्ट करेगा, कैसे होस्ट पे जाके इफेक्ट करेगा। पहले तो ट्रांसमिशन है, मतलब एंट्री इनटू होस्ट। अब ये आपसे कैसे पूछा जाएगा, ये आपसे सिंपल अगर पूछा जाएगा तो हेडिंग्स पूछी जाएंगी, लेकिन आप साथ साथ हेडिंग्स लिखना और साथ साथ एक एक पॉइंट लिख देना। तो ट्रांसमिशन क्या होती है कि बैक्टीरिया एंटर हो गया होस्ट में। देन एडहेरेंस, वो एडहेयर करेगा, अटैच करेगा होस्ट के सेल्स पे। उसके बाद थर्ड कॉलोनाइजेशन, मतलब वहां पर वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, अपनी कॉलोनी बनाएगा। उसके बाद इन्वेजन, अब वो क्या करेगा, अभी वो कहां तक था, वो होस्ट के सेल के ऊपर उसने एडहेयर किया हुआ था, अब वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा टिश्यू में, मतलब इन्वेजन। नेक्स्ट इवेजन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। अब बैक्टीरिया, अब जाहिर है बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब उस इम्यून सिस्टम से ये बचेगा। अब इसका काम क्या है, जब इसने इन्वेड कर लिया तो अब इसका काम है उस इम्यूनिटी से बचना। तो वो कैसे बचेगा, जैसे कैप्सूल था, हमने कैप्सूल में पढ़ा था कि कैप्सूल एंटीफेगोसाइटिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो इम्यूनिटी से बचना शुरू कर देगा। इस तरह प्लाज्मिड्स भी ड्रग से बचते हैं, ठीक है, अगर वो ड्रग्स होंगे तो प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और अब वो कराएगा टिश्यू डैमेज, मतलब इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले इन्वेजन की, उसके बाद इम्यूनिटी से बचना है वरना इम्यूनिटी फौरन खत्म कर देगी, और उसके बाद टॉक्सिन प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। टॉक्सिन प्रोडक्शन हम आगे पढ़ेंगे भी, टॉक्सिन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और यहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद होस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, प्रॉपर इम्यून रिएक्शंस होंगे। होस्ट का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो फेल हो जाएगा, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगा, और अल्टीमेटली जो ये बैक्टीरिया है हमारे पास, वो यहाँ पर जब होस्ट रिस्पॉन्स आएगा, इम्यून रिएक्शन आएगा, तो बैक्टीरिया, अब दो तीन चीजें हो सकती है ना, या तो होस्ट का इम्यून जो सिस्टम है वो फेल हो जाए और जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करते रहे, क्रॉनिक डिसऑर्डर बन जाए, या फिर होस्ट का इम्यून सिस्टम सक्सेसफुल हो जाए और बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो ये है कुछ स्टेजेस बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के। उसके बाद अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब बैक्टीरिया कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, इंसान तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमन टू ह्यूमन, इट कैन बी थ्रू फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, सेक्सुअल और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकते हैं। देन एनिमल टू ह्यूमन, जैसे रेबिस है, ठीक है, इसको जूनोटिक भी कहते हैं। देन इन्वायरमेंट टू ह्यूमन, थ्रू सॉइल, वाटर या कंटेमिनेटेड फूड, ये बैक्टीरिया इंसान के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा यार, फिर मैं बता रहा हूँ, इसको मत लिखना इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अगर ये आ जाते हैं जो टेबल की फॉर्म में, तब करना है जब डिफरेंस पूछा जाए। जब डिफरेंस नहीं पूछा जाए, मैंने यहाँ पे किया सिर्फ इसलिए आपके लिए इजी हो, आपने इसको टेबल फॉर्म में नहीं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। अब एक्सोटॉक्सिन्स कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं और बाहर रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, एक और होते हैं, वो होते हैं एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर देखें इंटेग्रेटेड होते हैं, और जब बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट करता है तो वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये दो, ये आपको पता चल गया एक्सो क्या होते हैं और एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। तो अब हम जरा देख लेते हैं इनके बारे में। टॉक्सिन्स क्या है, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कराती हैं, डैमेज कराती हैं होस्ट के अंदर। अब एक्सोटॉक्सिन हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिन हो सकते हैं, हमने देख लिया। इनका डिफरेंस अब हम देखते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो एंडोटॉक्सिन है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू टू।
नेचर क्या होती है, एक्सोटॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं जबकि एंडोटॉक्सिन आर लिपोपॉलीसेकेराइड्स। देन एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो हीट लेवल होते हैं, मतलब हीट पे अगर हीट होगी तो हीट से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है वो स्टेबल होते हैं हीट में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टॉक्सिसिटी, तो एक्सोटॉक्सिन आर वेरी हाई इन टॉक्सिसिटी व्हाइल एंडोटॉक्सिन्स आर मॉडरेट। उसके बाद इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन्स की हाई होती है जबकि एंडोटॉक्सिन्स की लो होती है। अच्छा, इम्यूनोजेनिसिटी होती क्या है? इम्यूनोजेनिसिटी वो कैपेबिलिटी होती है एक पैथोजन की जिससे वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया एंटर हुआ, उसने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए, तो वो टॉक्सिन्स इम्यून रिस्पॉन्स को कितना ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, तो एक्सोटॉक्सिन हाईली एक्टिवेट करेंगे जबकि एंडोटॉक्सिन का क्या है, लो है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगी जो बॉडी के अंदर, उनसे एक्सोटॉक्सिन तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं लेकिन एंडोटॉक्सिन न्यूट्रलाइज नहीं होते। तो हमने अब ये डिफरेंस देखा एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन में। अब आ जाता है हमारे पास वायरल रेप्लिकेशन, जो कि तकरीबन हमारी माइक्रोबायोलॉजी एंड हो रही है। अब वायरल रेप्लिकेशन के अंदर हम देखेंगे उसी तरह जैसे हमने बैक्टीरिया का देखा था। सबसे पहले अटैचमेंट, वायरस बाइंड करेगा स्पेसिफिक होस्ट में, फिर पेनिट्रेशन, अब वायरस एंटर करेगा सेल के अंदर। देखो बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ था जब तक उसने रिप्रोड्यूस नहीं कर लिया था, हमने कॉलोनी नहीं बना ली थी, ठीक है। यहाँ पर अटैचमेंट के साथ ही पेनिट्रेशन हो जाएगी। अब जब पेनिट्रेशन हो गई उसके बाद वायरल जिनोम जो है वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर रिलीज हो जाएगा, मतलब अनकोटिंग हो जाएगी। देन अब वायरल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा होस्ट की मशीनरी को यूज करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद न्यू वायरॉन्स असेंबल होंगे, ठीक है, इमेच्योर जो वायरस होते हैं, और उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे थ्रू आइदर बर्डिंग या सेल लाइसिस के थ्रू, ठीक है, वो रिलीज होंगे और फिर इफेक्ट करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने अपना सेकंड भी जो एलो था वो देख लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे विच इज स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और ये अपनी तरह की चीजों से कैसे डिफरेंट है देखते हैं। स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। अब हम जरा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन इज एक्चुअली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स, जबकि डिसइंफेक्शन क्या होता है, उसमें भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स की तो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है लेकिन स्पोर्स की नहीं हो रही होती, डिफरेंस बस इतना सा है। अच्छा, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो लिविंग टिश्यू पे अप्लाई हो। यहाँ पर ये लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्शन आप जो हॉस्पिटल की बेडशीट्स हैं उनका हो सकता है, हॉस्पिटल फ्लोर का हो सकता है। एंटीसेप्टिक्स कहाँ यूज होंगे? लिविंग टिश्यू में। उसके बाद अब इसके अंदर ये किन पे एक्ट करते हैं, ठीक है, फिर वही अभी मैंने आपको बता दिया पहले, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे जबकि ये लिविंग टिश्यूज पे, ठीक है। उसके बाद या इसको इजी करना है तो लिख देना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, देन स्पोर्स डिस्ट्रॉयड, तो यस स्टेरिलाइजेशन में तो होंगे लेकिन बाकी दोनों में नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? ड्राई हीट रेडिएशन, डिसइंफेक्शन की क्या है, फिनोल या क्लोरीन का यूज, और एंटीसेप्टिक्स में क्या है, आयोडीन और अल्कोहल का यूज, ठीक है। इसमें आयोडीन इंपॉर्टेंट है, लाजमी देख लेना, इसमें फिनोल क्लोरीन दोनों इंपॉर्टेंट है। और स्टेरिलाइजेशन के तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स जो है। पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है स्टेरिलाइजेशन का कि कंप्लीटली आपको कोई बैक्टीरिया चाहिए ही नहीं, कोई उसका स्पोर भी नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि डिसइंफेक्शन का क्या है कि इन्फेक्शन रिड्यूस करना, ठीक है, रिड्यूस करना, स्पोर्स ऑलरेडी ऑल्दो प्रेजेंट होते हैं बट रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस। और एंटीसेप्टिक्स तो स्किन पे प्रिवेंट करते हैं ना इन्फेक्शन को। देन आ जाते हैं हमारे पास केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास वो एजेंट्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। कौन कौन से हैं? अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं। कैसे करते हैं देखें, ये लिपिड मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। जब लिपिड मेम्ब्रेन डैमेज हो गई बैक्टीरिया की तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ गई उनकी। जब उनकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ गई तो जो उनके सेल के कंटेंट्स हैं वो लीक होने लग जाएंगे, और जब सेल के कंटेंट्स ही लीक होने लग गए तो सेल डेथ हो जाएगी।
अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं प्रोटीन्स और एंजाइम्स को। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हैवी मेटल्स, एल्डिहाइड्स, कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डीनेचर कर देंगे प्रोटीन्स को। जब ये डीनेचर कर देंगे ना प्रोटीन्स को, ये केमिकल एजेंट्स, तो एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स है ना, तो अब एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सेल की प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट हो जाएंगी, और अब इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं वो एजेंट्स जो न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं, जैसे एथाइलिन ऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। एग्जांपल्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका मैकेनिज्म देख लेना। अब ये क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं डीएनए और आरएनए को, और जब डीएनए आरएनए डैमेज हो गया तो उसकी रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, तो ये थे केमिकल मेथड्स। अब आते हैं जरा इंपॉर्टेंट वन, फिजिकल मेथड्स पे। फिजिकल मेथड्स में हमारे पास ना चार मेन मेथड्स हैं, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। हम ना जरा इनको देखेंगे वन बाय वन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। क्या क्या हम उसमें देखेंगे, हमने उसमें जो सबसे पहली चीज देखनी है वो इनके मॉइस्ट हीट के कौन कौन से मेथड्स हैं, मतलब मेन प्रिंसिपल क्या है मॉइस्ट हीट, और उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, टाइप कौन कौन सी है, ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, पेस्चराइजेशन। और पेस्चराइजेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, वो हम आगे देखते हैं जरा। उसके अलावा जो ड्राई हीट है उसमें दो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, हॉट एयर ओवन के थ्रू या फ्लेमिंग। ठीक है, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकते हैं या आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं, और फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं। ठीक है हमारे पास। अब आते हैं हम इनकी डिटेल्स पे। ठीक है, ऑटोक्लेविंग के अंदर हमारे पास क्या टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग में क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है, यहाँ पे रेज कौन सी होंगी, इनमें से जो आते हैं ना, ठीक है, जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, दैट आर एक्चुअली दीज टू टाइप्स ऑफ पेस्चराइजेशन। देखो, जो पेस्चराइजेशन की वन टाइप है ना हमारे पास, आपने इसका नेम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कंप्लीट। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 63 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है फॉर 30 मिनट्स, जबकि जो दूसरी टाइप है उसमें 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 सेकंड्स के लिए। पूछा कैसे जाएगा कि अच्छा अगर 72 डिग्री सेल्सियस है तो कितनी देर के लिए हीट करेंगे, आप बताओगे 15 सेकंड के लिए। या पूछा जाएगा कि 30 मिनट के लिए हीट किया जा रहा है, कितने टेम्परेचर पे किया जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज देख लो कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं गामा रेज, दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली दो, ये एक ये, और पोर का साइज भी पूछा जा सकता है, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गामा रेज और ये पेस्चराइजेशन की दोनों टाइप्स। अब हम इनकी फर्दर देखते हैं कि ये करते क्या हैं। तो जो मॉइस्ट हीट है ना, इसका काम होता है प्रोटीन कोएगुलेशन। जहां पे भी मॉइस्ट हीट आएगी प्रोटीन कोएगुलेशन कर रही है। ड्राई हीट में क्या होगा, हॉट एयर ओवन जो सेल की प्रोटीन्स है उन्हें ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लेमिंग तो कंप्लीट बर्निंग हो जाती है, कंप्लीट उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उसके अलावा जो रेडिएशन है वो क्या करती हैं, डीएनए को डैमेज करती हैं। और गामा रेज में स्पेसिफिकली याद रखना है ये डीएनए को कैसे डैमेज करती हैं, बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना ही है आपके सिलेबस में। उसके अलावा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में ऑब्वियसली फिजिकल रिमूवल हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके, चलें जी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एनीमिया। एनीमिया हमारे पास होता है तीन टाइप। एनीमिया की तो बेसिकली बहुत सारी टाइप्स है ना, लेकिन उसमें हम देखेंगे सबसे पहले उसको हम डिफरेंट वेज में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। अब ये तीनों हमारे पास एनीमिया की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ आरबीसी। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज क्या है इसकी बेस पे। तो माइक्रोसाइटिक नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल, नॉर्मोसाइटिक में नॉर्मल होगा, और मैक्रोसाइटिक में लार्ज होगा। एनीमिया ही है, लेकिन एनीमिया को तीन मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम इसमें देखेंगे कि हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन तो तीनों में कम होगी। ठीक है, चाहे वो माइक्रोसाइटिक हो या नॉर्मोसाइटिक या मैक्रोसाइटिक। उसके बाद एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब उसमें आपने याद रखना है कि माइक्रोसाइटिक में वो कम होगी, मैक्रोसाइटिक में ज्यादा होगी, जबकि नॉर्मोसाइटिक में नॉर्मल होगी। जिस तरह साइज बड़ा था ना उसी तरह एमसीवी भी ज्यादा होगी मैक्रोसाइटिक में, और माइक्रोसाइटिक में उसका ऑपोजिट होगा।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास MCHC, मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो वो सिर्फ माइक्रोसाइटिक एनीमिया में कम होगी, जबकि बाकी दोनों में नॉर्मल होगी। अब ये चीजें ना एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं कि एमसीएचसी नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में कैसी होगी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगी, ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एग्जांपल्स। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आ जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। नॉर्मोसाइटिक में आ जाता है एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से अगर एनीमिया हो, ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। और मैक्रोसाइटिक में आ जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये सारे टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एनीमिया की तीन। तो पहले मैंने आपको मेजर टाइप्स बता दी, ठीक है, जो माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक थी। तीन और मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं? पहली है अगर ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो। दूसरी है आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाए और उस वजह से एनीमिया हो। और तीसरी है हेमोलाइटिक एनीमिया। इसको जरा देखते हैं। देखो, ब्लड लॉस में मैंने पहले बता दिया आरबीसी का लॉस होगा। आरबीसी की प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइसिस, जो फिजियो में आपने पढ़ा, जिससे आरबीसी बनते हैं, इस प्रोसेस है, उसमें डिफेक्ट है। और हेमोलाइटिक एनीमिया में हमारे पास क्या है कि आरबीसी जो प्री मेच्योर हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो अब ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं। और अब अगर मैं इनकी टाइप्स बताऊं, तो हमारे पास सबसे पहले एक्यूट हेमोरेज जो है, ठीक है, जो हमने नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में भी पढ़ा था। तो जो एक्यूट हेमोरेज है, ये नॉर्मोसाइटिक की भी टाइप है, सब टाइप है। ब्लड लॉस एनीमिया की भी सब टाइप है। उसके अलावा क्रॉनिक ब्लड लॉस, मतलब ब्लड लॉस है तो ब्लड लॉस से रिलेटेड। डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन। अब जो हमने माइक्रोसाइटिक पढ़े थे ना, ठीक है, उसमें एक पढ़ा था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो माइक्रोसाइटिक भी है। और एक हमने देख लिया कि वो है क्यों, आरबीसी प्रोडक्शन की कमी की वजह से मेजर कैटेगरी आ गई। उसके अलावा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। उसके बाद हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर हमारे पास आ जाते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। उसके अलावा G6PD डेफिशिएंसी, सिकल सेल, थैलेसीमिया और ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। अब नजर आइए, जो सारी हमने टाइप सब टाइप्स पढ़ी है ना, इनको जरा हम देखेंगे। और इनमें क्या क्या देखेंगे? इनका अंडरलाइंग मैकेनिज्म, पहली चीज होते क्यों है। दूसरा, इनका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। और चौथी, बोन मैरो की फाइंडिंग्स। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे एससीक्यू में कुछ दो तीन पूछे जा सकते हैं, दो तीन देखे कि बताओ उनके बारे में, और जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा भी। अब कौन कौन से को देखेंगे हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी को, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। आए जी, देखते जाते हैं। अब ना यहाँ पे जो दो मैंने रेड से हाईलाइट किए ना, ये दो रेड से हाईलाइटेड आपके लिए न्यू होने चाहिए। क्यों न्यू होने चाहिए ये? बाकी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, और आप ये फिजियो में पढ़ चुके हैं। थैलेसीमिया क्या होता है, बायोकेम में पढ़ चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया पता है आपको, बायोकेम में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स में। अच्छा, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, ये भी बायोकेम में अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा तो आई गेस ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। इसमें एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी आपकी फिजियो का पार्ट है। तो मेन जो न्यू है वो ए प्लास्टिक हो सकता है या हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो सकता है। अब जरा देखते जाते हैं जी, आयरन डेफिशिएंसी क्यों होगा? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, इसमें पेरिफेरल ब्लड्स में कैसा नजर आएगा? आपको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज नजर आएंगे। अब ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का क्या मतलब है? ये आप जिस तरह ब्लड को स्लाइड रेडी करते हैं ना, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो ये आपको फीचर्स नजर आएंगे, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक मतलब साइज छोटा, और हाइपोक्रोमिक मतलब हेमोग्लोबिन कम, आरबीसीज होंगे। अच्छा, बोन मैरो फाइंडिंग क्या होगी? एरिथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया क्या होता है? बहुत जगह यूज होना है आगे। एरिथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया ये होता है कि जो आपके बोन मैरो के प्रिकर्सर सेल्स है ना, ठीक है, सॉरी, जो आरबीसीज के प्रिकर्सर सेल्स हैं, जिनसे आपके एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इमेच्योर या प्रिकर्सर सेल्स ज्यादा नजर आएंगे बोन मैरो के अंदर, क्योंकि बोन मैरो से ही आगे बनता है ना, तो बोन मैरो में प्रिकर्सर सेल्स बढ़ जाएंगे। और दूसरा, आयरन स्टोर्स कम होंगे। दूसरी, थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया के अंदर अब प्रीमेच्योर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। बाकी इसमें आपने डिटेल्स और इसकी टाइप्स पढ़ी हुई है फिजियो के अंदर।
सॉरी बायोकेम में। माइक्रोसाइटिक आरबीसीज इसमें आपको नजर आएंगे, जबकि बोन मैरो फाइंडिंग फिर वही एरिथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया। उसके बाद जी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन डिफेक्ट होता है, मतलब जो आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उनकी प्रोटीन में डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाता है, मतलब आरबीसीज टूट फूट जाते हैं। अब इसमें क्या क्या नजर आएगा, स्फीरोसाइट्स और रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स आपके पास होते हैं इमेच्योर आरबीसीज, तो आप देखो कि रेटिकुलोसाइट्स बढ़ जाएंगे, इमेच्योर आरबीसीज बड़े होंगे। और दूसरा स्फीरोसाइट्स, स्फीरोसाइट्स का क्या मतलब है कि स्फेरिकल शेप के होंगे आपके आरबीसीज, मतलब वो जैसे जो उनकी बाइकनकेव शेप होती है ना, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर शेप होती है वो नहीं होगी, स्फेरिकल शेप होगी। अच्छा जी, सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल के अंदर अब ये इसका आपको अंडरलाइंग मैकेनिज्म तो बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है। इसमें आपको सिकल शेप्ड आरबीसी नजर आएंगे और सेम बोन मैरो फाइंडिंग है। नेक्स्ट आ जाओ G6PD डेफिशिएंसी पे। पहले यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम की कमी होगी, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव इंजरी होगी, हेमोलाइसिस होगा, डिटेल सेकंड ईयर में पढ़ोगे, याद बस रख लेना ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है। अब इसमें सेल्स कैसे होते हैं, बाइट सेल्स और हेंस बॉडीज। बाइट सेल्स ऐसे होते हैं यार कि जो आपकी आरबीसीज होते हैं उनको जैसे बाइट नहीं किया होता, तो उस तरह की शेप होती है उनकी, जैसे बाइट किया हो आरबीसी को। और हेंस बॉडीज क्या होती हैं, हेंस बॉडीज हमारे पास बेसिकली जो हेमोग्लोबिन होती है ना उसके कुछ एग्रीगेट्स बन जाते हैं आरबीसीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बोन मैरो फाइंडिंग्स, तो बोन मैरो फाइंडिंग्स में फिर इरिथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया है, ठीक है। अब आ जाओ ए प्लास्टिक और मेगालोब्लास्टिक पे। ए प्लास्टिक के अंदर बोन मैरो फेलियर होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें पैनसाइटोपिनिया। अब इसमें आरबीसीज की मोर्फोलॉजी तो नॉर्मल होती है, लेकिन पैनसाइटोपिनिया होता है। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है, अगर तीनों टाइप्स के मतलब आपके प्लेटलेट्स भी कम हो, व्हाइट ब्लड सेल भी कम हो और रेड ब्लड सेल भी कम हो, तो उसको कहते हैं पैनसाइटोपिनिया। अब इसके अंदर बोन मैरो में क्या होगा, हाइपोसेलुलर मैरो। हाइपोसेलुलर मैरो का क्या मतलब है, बोन मैरो के अंदर वो सेल्स जो ब्लड बनाते हैं वो कम होंगे, तो हाइपोसेलुलर मैरो, ठीक है। और फैटी रिप्लेसमेंट, बोन मैरो के अंदर आपको फैट नजर आएगा ज्यादा। और मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है, उसमें डीएनए सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाता है, इसमें आपको मैक्रो ओवेलोसाइट्स नजर आएंगे, मैक्रो मतलब बड़े साइज के और ओवेलोसाइट्स मतलब ओवल शेप्ड। और हाइपर सेलुलर मैरो, यहाँ हाइपोसेलुलर थी, यहाँ हाइपर सेलुलर, मतलब यहाँ आपको ज्यादा सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ना इसमें से इंपॉर्टेंट क्या गया, जैसे मैंने बताया, तो इसमें ना आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आए अब जरा ना हमने देखना है इन्हीं दो के बारे में, और इनके बारे में ये देखना है कि इनकी हम कैसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। सबसे पहले तो हेमोग्लोबिन दोनों में कम होगा, इससे हमें कंफर्म होगा एनीमिया है, ये नहीं कंफर्म होगा कौन सी टाइप है, लेकिन दोनों में कम तो होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। आयरन डेफिशिएंसी में कम होगा, मेगैलोब्लास्टिक में ज्यादा होगा, तो ये फर्क हो गया। दूसरा सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन, अब ये आयरन डेफिशिएंसी में कम होगा क्योंकि फेरेटिन और आयरन दोनों लिंक्ड है विद आयरन, जबकि मेगैलोब्लास्टिक में तो नॉर्मल होगा। उसके बाद टीआईबीसी, अब टीआईबीसी क्या होता है, इट इज एक्चुअली टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ये कैपेसिटी होती है बॉडी मतलब ट्रांसफेरिंग की कैपेसिटी के वो आयरन को कितना कैरी करता है, ठीक है। अब इसमें आयरन डेफिशिएंसी के अंदर ये बढ़ जाएगी, जबकि मेगालोब्लास्टिक में नॉर्मल होगी। तो आयरन से रिलेटेड मसले मसाइल आयरन डेफिशिएंसी में होंगे ना, आयरन और फेरेटिन कम हो रहे हैं जबकि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। उसके बाद जो विटामिन बी 12 लेवल्स और फोलेट लेवल, अब देखो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्यों है, वो होता है विटामिन बी 12 की कमी की वजह से, फोलेट की कमी की वजह से। तो ये दोनों चीजें आयरन डेफिशिएंसी में नॉर्मल, जबकि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में नॉर्मल नहीं होंगी, कम होंगी। तो ये हमारे पास बड़े ही इजी से डिफरेंसेस आ गए और इन्वेस्टिगेशन आ गई। तो पूछा ये जाता है कि बताओ कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आपसे अलग पूछा जाएगा अगर ये, तो आप लिख दोगे कि उसमें हेमोग्लोबिन के आप सबसे पहले, फिर एमसीवी, सीरम आयरन लेवल्स, सीरम फेरेटिन लेवल्स, टीआईबीसी, उसके बाद
आप विटामिन बी 12 और फोलेट नहीं लिखोगे क्योंकि ये स्पेसिफिकली मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया से लिंक करते हैं, लेकिन ये पहले 5 लिख दोगे। और अगर मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पूछा जाता है तो पहले 2 और आखिरी 2 लिख दोगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं जी। इसमें हाँ एक और चीज याद रखना, आप इसमें पेरिफेरल ब्लड्स में और बोन मैरो फाइंडिंग के बारे में भी लिख देना अगर आपसे पूछा जाए ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इन्वेस्टिगेशंस, तो जो हमने पढ़ी है ना पिछले टेबल में वो दोनों भी लिख देना, और मेगालोब्लास्टिक में भी सेम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हमारे पास जो है उनकी हम मेन कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में हमारे पास वेसल वॉल एबनॉर्मेलिटी जो है ना वो बेसिकली इसका डिफेक्ट होता है। वेसल की मतलब जो एक ब्लड है, आर्टरी है फॉर एग्जांपल या वेन है, उसकी वॉल जो होगी उसमें प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो सकता है, उसकी किसी भी लेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसकी, दे आर नॉट एज सच इम्पोर्टेंट, लेकिन आप एक बार रीड कर लेना एंड इम्पोर्टेंट इसका भी देख लेना, पूछा जाएगा कि ये किसकी टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। अब प्लेटलेट डिसऑर्डर्स के अंदर क्या होगा कि प्लेटलेट के नंबर या फंक्शन के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। अब जब प्लेटलेट्स कम होंगे तो क्या होगा, जब प्लेटलेट्स कम होंगे तो अल्टीमेटली जो ब्लीडिंग होगी। इसके वैसे आपने अपनी फिजियो में भी ब्लड के अंदर प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं, वही वाली एग्जांपल्स याद रख लेना, वो भी काफी होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, जैसे हेमोफीलिया ए है, हेमोफीलिया बी है, वॉन वेल ब्रैंड डिजीज है, इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमने ये देख लिया, प्लेटलेट के जो जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपने जो फिजियो में की हुई हैं वही देख लेना, ठीक है, वो काफी होंगे। और हमने इनकी मेन कैटेगरीज देख ली। अब आ जाते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए हम टेस्ट कौन कौन से करेंगे, वो टेस्ट के नाम क्या हैं, वो क्या चेक करेंगे और वो कब एबनॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास दो, पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटीटी, ठीक है। ये हमारे पास होता है पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, पीटी में हम देखेंगे ये क्या चेक करेगा, ये करेगा एक्सट्रिंसिक और कॉमन क्लॉटिंग पाथवे। अब ये क्लॉटिंग पाथवे भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, अपनी फिजियो में। और जो पीटीटी है ये क्या करेगा, ये इंट्रिंसिक और कॉमन क्लॉटिंग और कॉमन क्लॉटिंग पाथवेज को करेगा, ठीक है। एबनॉर्मल कब होंगे, ये जो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो तब एबनॉर्मल होता है, याद रखना है, जब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो। क्लॉटिंग फैक्टर्स का मोरट्टा है, अब ये आपको ये लगाना पड़ेगा लिवर डिजीज में या विटामिन के की डेफिशिएंसी में। जबकि जो दूसरी टाइप है वो होती है हेमोफीलिया 8 और 9 में, या अगर किसी और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट यही पूछा जा सकता है आपको, फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी या 8 9 और किसी और की अगर डेफिशिएंसी हो तो आप कौन सा टेस्ट करोगे। देन प्लेटलेट काउंट, वैसे ही पूछा पता है किस कॉन्टेक्स्ट में जाता है, आपसे वैसे टेस्ट पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में। प्लेटलेट काउंट, नंबर ऑफ प्लेटलेट ब्लड में देखोगे, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, मतलब जब प्लेटलेट्स कम होंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्लेटलेट जब एबनॉर्मल होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। अब ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि कितनी अच्छी तरह प्लेटलेट स्टिक करते हैं और एग्रीगेट करते हैं। जाहिर है ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, एक दूसरे पे स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट से पता चलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट, कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो हमें फिर आगे, जब ये अगर आपके पीटी या पीटीटी वैल्यूज एबनॉर्मल हो ना, तो उसके बाद ये काम जो है वो आती हैं कि फर्दर आप इनको इवेल्युएट करते हो एग्जैक्ट कॉज के लिए, ठीक है। ये मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। आपको अगर ऐसे क्यों आता है, आप सिंपल टेस्ट के नाम पूछे जाएंगे अमूमन, तो अगर नाम के अलावा कुछ पूछा जा ले एसक्यू में आ जाते हैं तो आप साथ थोड़ी बहुत एक दो एग्जांपल्स लिख देना और बता देना कि क्या चेक करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स, और उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए, उसके अलावा इजोनोफिल्स बढ़ गए, उसके अलावा बेसोफिल्स बढ़ गए, मोनोसाइट्स बढ़ गए, लिम्फोसाइट्स बढ़ गए। इनमें से कोई भी बढ़ जाए तो वो डिसऑर्डर है व्हाइट ब्लड सेल्स का। अब उन डिसऑर्डर्स के अंदर हम जरा आगे फर्दर चीजें देखेंगे, क्या क्या उनकी कॉजेज और उनकी एग्जांपल्स। न्यूट्रोफिल्स के सबसे पहले एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टिश्यू डैमेज, ये इसके कॉजेज हैं। और इसमें होगा क्या,
सॉरी इसकी एग्जांपल्स क्या है? पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, ज़ाहिर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, पस फॉर्मिंग होगी, बर्न्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इज़ोनोफिल्स में क्या होता है? एलर्जी, पैरासाइट्स और इवन सम कैंसर्स। और फिर इसकी एग्जांपल्स देख लेना, एलर्जी जैसे अस्थमा, पैरासाइट जैसे वॉर्म्स, और उसी तो ये इसके अलावा दरअसल ड्रग एलर्जी, रेयर फिर वही बात एलर्जी कैंसरस आ जाती केसेस है, होते हैं, कॉजेज वाली मतलब ही है। कैंसर होते उसके हैं कुछ अलावा रेयर बेसोफिल्स जिनके दे आर अंदर एक्चुअली बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसीज बनने माइलोप्रोलिफरेटिव लग जाती हैं। डिसऑर्डर्स। अब ठीक ये है, क्या तो होता है? ऐसी कंडीशन में बेसोफिल्स बढ़ते हैं, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ठीक है, कैंसर है। उसके अलावा मोनोसाइट्स, क्रॉनिक इन्फेक्शंस के अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर ये बढ़ते हैं। मतलब क्रॉनिक जब आएगा तो मोनोसाइट्स आप बताओगे, ठीक है, टीबी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है। उसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इम्यून स्टिमुलेशन हो तो इसमें फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस में, तो इनमें लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं। अब ये लाजमी याद, खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, ठीक है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, ये तो पूछे जाते हैं और इसमें एग्जांपल्स ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछा यही जाएगा कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या बढ़ेगा, एलर्जी में क्या होगा, और क्रॉनिक इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन में इस तरह की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे इसी के ना नाम, ये देखो, ये नाम देखें, न्यूट्रोफिल्स बढ़े थे, इज़ोनोफिल्स बढ़े थे, बेसोफिल्स बढ़े थे, मोनोसाइट्स बढ़े थे, लिम्फोसाइट्स बढ़े थे। इन्हीं के अब जो असली नाम है वो हम देखेंगे। ये तो मैंने आपको इजी समझाने के लिए बता दिया। तो न्यूट्रोफिल्स बने तो इट इज एक्चुअली नॉन एज न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। इज़ोनोफिल्स बने तो इज़ोनोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, देन बेसोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स बने तो मोनोसाइटोसिस, और लिम्फोसाइट्स बने तो लिम्फोसाइटोसिस। राइट। तो ये आ गए हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स। देन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अच्छा, ये बिल्कुल सारा इसके अंदर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक बिनाइन होते हैं, एक मैलिग्नेंट होते हैं, ठीक है। बिनाइन क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है, वो स्प्रेड नहीं करते ऐसा ही दूसरी लोकेशन पे जाके, मेलिग्नेंट जो है स्प्रेड करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। अब इनकी फर्दर टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और इनहेरिटेड, एंड देन देयर आर सब टाइप्स ऑफ देम। अब ये सब टाइप्स ऑब्वियसली आपको ये याद करनी पड़ेंगी। और इसमें से एमसीक्यू तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो अगर आप एक बार रीड कर लो ना, जैसे जो बिल्कुल कॉमन कॉमन वाले हैं वो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड देन देयर आर सम कॉम्प्लेक्स नेम्स इन इनहेरिटेंट फंक्शनल डिसऑर्डर्स। और क्वालिटेटिव में देख लो, ऐसे एक बार जरा ओवरव्यू कर लोगे ना, याद रह जाएगा। देन मेलिग्नेंट में इसी तरह मैंने आपको टेबल दे दिया है, ठीक है। देयर आर एक्यूट ल्यूकेमियाज, और एक्यूट ही आगे नाम में उनके एक्यूट आ रहा है, क्रॉनिक में नाम में ही क्रॉनिक आ रहा है। देन देयर आर लिम्फोमाज, ठीक है, नाम में लिम्फोमा आ रहा है, और उसके बाद प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म है, और माइलो प्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म है, ठीक है। ये आपने आ, याद कर लो, वेल एंड गुड। और वरना ये आप देख भी सकते हो, फर्दर आप हायर क्लासेस के अंदर ऑब्वियसली इसको पढ़ोगे। तो दैट इज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी, और सॉरी पैथोलॉजी। और इसी में से आपका ऐसी क्यों आना है, जितना भी है सिलेबस हमने कवर कर लिया है। बाकी जो आपके माइनर्स हैं, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन है, बिहेवियर साइंस है, एजिंग है, फार्मा है, बिकॉज उनसे ऐसी क्यों नहीं आना। तो अगर मेरे पास उसके लेक्चर्स ऑल दो रेडी हैं, लेकिन मैं इसलिए वो आपको नहीं दे रहा क्योंकि वो अगर मैं उन तीनों चारों के लेक्चर्स बनाता हूँ तो वो 2-3 घंटे पे पहुंच जाएंगे। और उतनी देर के अंदर, उससे कम टाइम के अंदर आप उनको एक बार अपनी जो जो भी आपकी गाइड बुक है उससे रीड कर सकते हो, क्योंकि वो एमसीक्यूज वाले आपने एक बार रीड करने होते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंसेज खास तौर पे ऊपर, फार्मा के भी 2-3 पेजेस ही होते हैं गाइड बुक्स के अंदर, जिनको आपने रट्टा लगाना होता है, ठीक है। तो जो एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, और जिसका मेजर पोर्शन था इस साल में, तो खास तौर पे मेरा ख्याल से ये तकरीबन 15+ मार्क्स का पोर्शन है, तो वो हमने कर लिया। थैंक यू वेरी मच।